दोस्तों नमस्कार। आपने दुबई का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन अक्सर आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां दुबई जा रही। एक ऐसी जगह जहां पे ना पानी है, ना खाना है, ना वहां पे कोई किसी तरह का इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। आफ्टर ऑल लोग दुबई जाते क्यों थे? दो ही कारण थे। एक तो टैक्स बचाना और दूसरा अपने आप को कानूनों से बचाना। क्योंकि अगर आप दुबई का इतिहास देखें, जितने भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मनी लॉन्ड्रिंग का हब है दुबई। और दूसरा, दुबई की इनकम तब होती है जब वहां आके लोग पैसा खर्चें, और वो तब होता है जब आप टैक्स कम लगाएं। और यही दो यूएसपी थी, यही दो खासियत थी दुबई की। लेकिन ईरान वॉर के बाद क्या दुबई की ये दोनों चीजें दुबई को बचा पाएंगी? क्या दुबई का भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना पहले सोचा गया था? या ईरान वॉर से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो है दुबई? इसकी आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जो दुनिया जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि हम दुबई क्यों जा रहे हैं। और दुबई सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी कि और ज्यादा सुविधाएं दें ताकि लोग वापस आए। लेकिन जिन मुद्दों पे चर्चा होगी आने वाले दिनों में, जो इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट सोचेंगे, वो क्या मुद्दे होंगे, उसकी आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ में ईरान युद्ध से क्या ये समस्याएं आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, घटेंगी, शांत होंगी, इसकी भी जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हम करने वाले हैं कि क्या कारण है। मेरा हिसाब यह है कि करीब 8-10 कारण ऐसे हैं जिसके कारण ईरान युद्ध के बाद दुबई की जो चमक है उसमें कमी आएगी। खत्म होने में टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं होता है। तो कम से कम 5-10 साल बाद जो अभी हम दुबई का ग्रोथ पाथ देख रहे थे, अब या तो वो रुकेगा या डाउनवर्ड ट्रेंड पे आएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आइए कुछ हकीकत देखते हैं, आंकड़े देखते हैं। ये हरी वाला जो एरिया है ये है ईरान, ये है यूएई, और दुबई आप कह सकते हो कि इसका आधा हिस्सा, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आप कह सकते हो कि साहब ये दुबई है। अब किस हिसाब से मुकाबला होगा? क्या दुबई ईरान का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब दुबई को अपनी सुरक्षा के लिए या तो ईरान से दोस्ती करनी पड़ेगी या अमेरिका की गोदी में बैठना पड़ेगा। इसके अलावा दुबई के पास और कोई रास्ता नहीं। अब सवाल इस बात का है कि दोनों देशों में, ये है शिया बहुल देश और ये है सुन्नी बहुल देश, क्या इनमें दोस्ती हो सकती है? पहली बात। और अगर यहां मान लीजिए कि दुबई या यूएई अमेरिका की गोदी में बैठता है तो इसका मतलब अमेरिका की फौजें और उनके जो हथियारों के जखीरे हैं वो यूएई में रहेंगे। अगर जब तक अमेरिका के हथियारों के जखीरे दुबई में रहते हैं या यूएई में रहते हैं, ये हमेशा ईरान के टारगेट पे रहेगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका में दोस्ती शायद संभव नहीं। क्योंकि अगर वो ईरान से दोस्ती करते हैं, इजराइल को प्रॉब्लम है, सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम, और बाकी जो ये क्षेत्र है यहां पे ज्यादातर सुन्नी बहुल क्षेत्र है, ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर ईरान के करीब जाए। ये है जो आप कह सकते हो चक्रव्यूह जिसके अंदर इस समय दुबई फंसता दिख रहा है। हालांकि पिछले 30 साल में दुबई ने बहुत तरक्की करी और निश्चित रूप से दुनिया में अपनी एक जगह बनाई, लेकिन आगे क्या होगा हम चर्चा इसकी कर रहे हैं। दुबई जो फोकस रहा फाइनेंशियल, टूरिज्म एंड लॉजिस्टिक्स हब्स के लिए, अब क्या होगा इसको हम जरा और करीब से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लोग दुबई इसलिए जाते थे कि यहां सेफ हेवन था, मतलब आपको पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड की सुविधाएं मिलती थी, जो भी आप चाहते थे। एक मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ जो पूरी दुनिया में कमर्शियल सेंटर्स में जो सुविधाएं होती हैं, जिसको आप एथिकल अनएथिकल कुछ भी बोल सकते हो, वो सब सुविधाएं दुबई में मिलती थी। इमिग्रेशन बहुत होता था, वीसा लेना आसान था। सबसे बड़ी बात, कभी भी वहां आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई। पूरी दुनिया में आतंकवादी घटनाएं हमने देखी, दुबई में नहीं देखी, क्योंकि शायद
आतंकवादियों को भी ये पता था कि अगर सुरक्षित अपना पैसा और अपने आप को बचा के कहीं रखना है तो शायद दुबई। इसलिए अपने जिस जगह आप रह रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो, उसमें छेद मत करो। शायद आतंकवादियों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट था। इसीलिए पूरी दुनिया को लगता था दुबई एक सेफ जगह है, लेकिन ईरान वॉर ने इसको हिला दिया। कारण एक एक करके थोड़ा और समझते हैं। पहला, दुबई में खाना नहीं है। अब होर्मुज का रास्ता बंद हो गया है तो दुबई को खाना कौन खिलाएगा? शिप कंट्रोल तो दुबई से ही हो रहा था, अब वो मूवमेंट बंद हो गया। तेल आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, समस्याएं बढ़ गई। दूसरी तरफ दुबई में पानी नहीं है, आपको डीसैलिनेशन प्लांट से पानी लगता है। आपने ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया। ईरान ने धमकी दे दी कि अगर आपने दोबारा ये गलती करी तो आपके पास पीने का पानी नहीं बचेगा। मैंने इस पे एक पूरा वीडियो बनाया है कि 72 घंटे में पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हालत खराब हो जाएगी अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स पे ईरान ने आक्रमण कर दिया। तो इसलिए सब चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि बिना पानी के आप कुछ नहीं कर सकते। और तीसरी बात, जो आप फाइनेंशियल हब्स की बात कर रहे हैं, तो आज तो सारा जमाना इंटरनेट का है। आपको दुबई क्यों जाना है? उसका एक ही कारण था, टैक्स इंसेंटिव। अब टैक्स इंसेंटिव कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसकी हम आगे भी चर्चा करें। इसका मतलब यह है कि जब तक दुबई अपने आप को सेफ और पॉलिटिकली न्यूट्रल मानता था, दुनिया को लगता था यहां पे चले जाना चाहिए, यहां झगड़े नहीं होंगे। लेकिन ईरान वॉर ने दोनों चीजें, एक तो सेफ नहीं रहा और दूसरा पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं रहा। आप अमेरिका की गोदी में बैठे हो, ये चीज अब सबके सामने दिख गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपना पैसा लेके जाते हैं, वो सेफ हेवन ढूंढते। अब जब दुबई सेफ नहीं रहा तो कौन जाएगा, कौन प्रॉपर्टी खरीदेगा, कौन पैसा लगाएगा, कौन उन बैंकों में पैसा लगाएगा जिनका पता नहीं कल वो दिवालिया ना हो जाए। तो समस्याएं कई खड़ी हो गई। इसके अलावा रही बात टूरिज्म की, जितने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हैं, टूरिज्म लैंडमार्क, वो सब इजराइल की मिसाइल की रीच में है। अगर ये लड़ाई बढ़ती है और ईरान ने अगर ये सोच लिया कि साहब हमें इसको खत्म करना है, तो मुझे लगता है कि 50-100 मिसाइल ही बहुत हैं पूरे दुबई के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए, या सस्ते 50 ड्रोन ही शायद तबाह कर दें। क्योंकि अरबों डॉलर लगा के उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया टूरिज्म का, उसको खत्म करने के लिए $50,000 का एक ड्रोन एक साइट के लिए बहुत होगा। उस स्थिति में क्या टूरिस्ट आएगा, और क्यों आएगा? इसके अलावा दुबई में है क्या आर्टिफिशियल टूरिज्म के अलावा? तो कहने का मतलब ये है कि वो स्थिति भी गंभीर है। और आज की तारीख अगर देखें तो 10 से 12% जो दुबई की इकोनॉमी है वो चलती है टूरिस्ट। उनका पूरा होटल इंडस्ट्री, शॉपिंग इंडस्ट्री, ये सब चलता है टूरिज्म से। ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। साथ ही लड़ाई आने से एयरलाइंस के जो है वो फ्लाइट्स कैंसिल होंगी। जब टूरिज्म नहीं जाएगा तो एयरलाइंस इतनी फ्लाइट्स लेके वहां क्यों जाएंगी? तो फ्लाइट्स में कमी आएगी। जो ट्रेवल एडवाइजरी है, जब वहां हालात बिगड़ेंगे तो कहा जाएगा वहां मत जाओ, जैसा अमेरिका और यूरोप ने बोला है। और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि खतरा बढ़ गया। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दुबई में बढ़ेगा। इस बात को भी हमें समझना होगा। साथ ही साथ नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत है, हर कंट्री टूरिस्ट चाहता है, तो टूरिस्ट के पास ऑप्शन है, दुबई के पास ऑप्शन नहीं होगा। तीसरी बात, एक एविएशन हब था। आपको दुनिया में कहीं भी जाना है, आप दुबई चले जाइए, वहां से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर रिस्क है और एयरपोर्ट के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है तो एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स को रीरूट करेंगे। हो सकता है नए टूरिज्म जो एविएशन हब्स हैं वो बने, टर्की में बन सकता है, आपका इथोपिया में बन सकता है, भारत में बन सकता है, बैंकॉक में है। तो अलग अलग जगह पे नए जो एविएशन हब्स हैं वो बनेंगे। कहाँ का ट्रैफिक किधर जाना है, अब ये उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी करीब 8.5 करोड़ लोग दुबई से हर साल एयरलाइंस लेते हैं और इससे दुबई को काफी आमदनी होती है। लेकिन जब ये सारा जो हब है, एयरपोर्ट हब है, अगर ये मिसाइल के जद में आता है और वहां पे आक्रमण होते हैं आने वाले दिनों में, तो ये स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो होर्मुज का स्ट्रेट है, जो खाड़ी है, वहां पे समस्या गंभीर हो रही है।
कारण 20% सप्लाई वहां से जा रही है, ईरान वहां पे बैठा है। अब ईरान के आगे दुबई की इतनी हिम्मत नहीं है वो ये कह दें कि आप हटाइए नहीं तो हम आपको जबरदस्ती हटवाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? जब ऐसा नहीं है तो ईरान कहेगा ठीक है, जब हमारा तेल नहीं बिक रहा हम तुम्हारा भी नहीं बिकने देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ना मैं खाऊंगा ना तुमको खाने दूंगा। जब मेरे पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, हमारी जनता परेशान है और तुम मस्ती करोगे, ये तो संभल नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ईरान की कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा तेल नहीं बिका, हम मिडिल ईस्ट में किसी का तेल नहीं बिकने देंगे। ऐसी स्थिति में जैसा अभी हुआ है कि रशिया के ऊपर से सैंक्शन हटाने पड़े, आपको ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाने पड़ेंगे। मेरा आप पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कहा कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी, और कौन कौन सी शर्तें हैं उस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो कल मैंने बनाया है कि क्या अमेरिका ईरान की शर्तें मानेगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको डिटेल्ड एनालिसिस वहां मिल जाएगा। इसके अलावा शिपिंग को लेकर दुबई जाते थे और वापस आते थे जहाज। अब सवाल इस बात का है कि दुबई क्यों जाएं? भारत और श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं वो अब ट्रांसशिपमेंट के हब बन सकते हैं, क्योंकि दुबई जाना, वहां से जहाजों को वापस लेके आना, रेड सी से, स्वेज कैनाल से होकर फिर बाहर लेके जाना, बेहतर है ना कि श्रीलंका और भारत या अंडमान में भी अगर आप पोर्ट बना देते हो ट्रांसशिपमेंट का, तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन सब के लिए ट्रांसशिपमेंट पॉइंट बन जाएगा, सेफ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुबई जाने की जरूरत क्या है। तो जो दुबई का सबसे बड़ा पोर्ट है जबल अली पोर्ट, जहां पे ऑलरेडी अटैक हो रहे हैं, अगर उसको हम ध्यान से देखें उसका भी फ्यूचर कोई बहुत अच्छा नहीं। और वहां पे ज्यादातर जबल अली में क्या होता था, इनवॉइस चेंज होते थे, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो बिलिंग का फ्रॉड होता था वो सारा जबल अली में होता था। आपने माल खरीदा $100 का, भारत में माल भेजना है, उसी माल पे $50 का बिल बनाया, भारत भेज दिया ताकि कस्टम ड्यूटी कम लगे, और बाकी पैसा जो है वो आप हवाला के रास्ते से या किसी और रास्ते से आप ट्रांसफर करते थे। आज हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि दुबई का जो पूरा इशू है, जो सेफ्टी के कारण ये जो फ्रॉड हो रहा था वहां पे बिलिंग का, इनवॉइसिंग का, ये भी अब रुकेगा और नए पोर्ट्स श्रीलंका और भारत में उभरेंगे, और इस बात का फायदा भारत को उठाना चाहिए। जहां तक बात है रियल एस्टेट की, अब रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनियां, जो भी अमीर लोग हैं जिनको टैक्स हेवन चाहिए या टैक्स बचाना है, वो सब जाके दुबई में नागरिकता लेके रह लेते थे। जितने लोग रशिया से पैसा बना के भागे वो सब दुबई आए। यूक्रेन से जिन लोगों के पास पैसा था वो कहीं गए तो वो दुबई आए। तो दुबई ने इस बात को समझ लिया है कि दुनिया में जिसके पास पैसा है और वो अपनी सरकारों से बच के भागना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे वेलकम हमेशा होगा। अब स्थिति ये है कि जो लोग भाग के गए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में, जब वहां पे वो प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा और आने वाले समय में स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं, तो क्या वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि आप बेचेंगे किसको? आप अगर एग्जिट भी करना चाहेंगे तो आज खरीदेगा कौन? तो रियल एस्टेट मार्केट पे एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा। ऐसी स्थिति के अंदर, और सब मल्टी स्टोरी टावर्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ड्रोन्स के लिए बहुत आसान टारगेट है। आज बुर्ज खलीफा या जितने भी बड़े बड़े जो टावर्स हैं, ड्रोन से सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है, ना कि जो 2 या 3 या 4 मंजिली घर हैं। तो जहां जहां पे भी अट्रैक्शन है वो सब चीजें अब टारगेट में है। जो छोटी कॉलोनियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, शायद वही सेफ रह जाएंगी। इस बात को हमें समझना होगा। तो दुबई का करीब 15% के आसपास जो जीडीपी है वो रियल एस्टेट से आता है, जैसा हमने टूरिज्म में देखा और जीडीपी में देखा। ये कुल मिला के करीब 30 से 40%। अब यहां पे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब जैसे हमने देखा था 2008 में दुबई प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत क्रैश हुए थे, फिर यूक्रेन के बाद बहुत तेजी से बढ़े थे। अब क्या होगा? बढ़ेंगे या घटेंगे? मुझे लगता है घटेंगे, क्योंकि अब दुबई के ऊपर जो रिस्क जोन है, ईरान का जो खतरा है, अब ये परमानेंट है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो आप मैनेज कर सकते थे, लेकिन जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, अगर आपका नेबर ही आपके सिर पे है और आपसे कई गुना बड़ा है
और उसकी रीच आप तक है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप रिस्क जोन में हैं, आप सेफ जोन नहीं। रही बात फाइनेंशियल सेक्टर्स की, तो निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां वगैरह दुबई में ऑपरेट कर रही थी। दुबई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में करीब 5,000 कंपनियां, ये किन का पैसा मैनेज कर रहे हैं? जिनको सब टैक्स प्रॉपर्टी मैनेज करनी है या 2 नंबर की प्रॉपर्टीज हैं उनको मैनेज करना है, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, जो अपनी अपनी सरकारों की नजरों से बचकर फाइनेंशियल एसेट्स को बचाना चाहते थे, वो सब दुबई गए। और उनकी हेल्प करने के लिए जो भी सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने सब ने अपनी दुकानें दुबई में खोली कि लाइए आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टीज हम मैनेज करते। वो सब लोग दुबई पहुंच गए। अब आगे क्या होगा? कितने लोग दुबई जाएंगे? और आने वाले समय में अगर कानून बदलते हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है, जिस तरह से बैंकिंग नेटवर्क हो रहा है, जिस तरह से डी-डॉलराइजेशन हो रहा है, डी-डॉलराइजेशन होने से भी दुबई का जो स्तर है वो गिरेगा, क्योंकि दुबई की अब आपको जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम आपके पास है, आपको दुबई नहीं जाना। दुबई में क्योंकि यूएस का होल्ड है काफी, इसीलिए डॉलर ट्रांजैक्शन वहां इजी हो जाता है। रही बात फूड सिक्योरिटी की, करीब 85 से 90% खाना दुबई का बाहर से आता है, उनके पास खाना नहीं। अब हॉर्मुज के बंद होने से आप देख लीजिए पेरिशेबल्स पहुंचना मुश्किल हो गया पूरे गल्फ कंट्रीज में। मैंने अभी एक वीडियो बनाया 2 दिन पहले, आप उसको देखिएगा कि सोने की थाली है लेकिन उसमें मजबूरी में उनको दाल रोटी खानी पड़ेगी। पहले जो पकवान खाते थे अब वो इसलिए नहीं खा पाएंगे क्योंकि वो पकवान पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि ट्रेड बंद है, हॉर्मुज बंद है। तो जो फल, सब्जियां, चिकन, मटन जो वो सब बाहर से लाते थे वो कहां से लाएंगे? लोकल प्रोडक्शन तो सिर्फ 15%। अब जब खाना नहीं मिलेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो जो वर्किंग क्लास है वो तो दुबई में नहीं रहेगी, वो तो भागेगी। और जितने शेख और अमीर लोग हैं उनको तो वर्किंग क्लास चाहिए, क्योंकि उनके घर में किसी को तो काम करना है, कोई तो उनके पैर दबाएगा, कोई तो उनके लिए खाना बनाएगा, कोई तो उनकी सफाई करेगा, कोई तो गाड़ी चलाएगा। जब ये सब लोग गायब हो जाएंगे, क्योंकि इस महंगाई में वो रह नहीं पाएंगे, तो वे अमीर लोग यहाँ आइसोलेशन में रह के क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है दुबई के लिए, इसीलिए हमें सोचना होगा। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग दोनों बहुत बढ़ेंगे दुबई में। और ईरान को ये बात समझ में आ गई है, और पूरी दुनिया ने आज तक जिस बात को इग्नोर किया था, और मुझे तो लगता है कि कभी ट्रंप ने सोचा ही नहीं होगा कि ईरान हॉर्मुज को बंद कर देगा, नहीं तो ऐसी मूर्खता वो नहीं करते। अब ईरान को समझ में आ गया है कि इनको लाइन पे लाने का तरीका है कि इनका कान पकड़ो और काम करवाओ, और अब ईरान वही करेगा। अब बार्गेनिंग पावर ईरान के पास है। ईरान को समझ में आ गया उसकी ताकत क्या है, और पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि ईरान के साथ पंगा क्यों नहीं लेना है। आप बम गिरा सकते हो लेकिन वो आपकी इकोनॉमी बर्बाद कर दे। बिना बम गिराए आपकी पूरे दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने की ताकत आज ईरान रखता है। इस बात को हमें समझना। और साथ ही जब क्राइसिस होता है तो अल्टरनेट भी डेवलप होते हैं। बॉम्बे कमर्शियल हब है, अहमदाबाद बन सकता है, कोचीन बन सकता है, और भी कई शहर हैं। दुबई लोग से निकल के जाएंगे सिंगापुर, या और भी कई देश हैं, बैंकॉक जा सकते हैं। चाइना अपने यहाँ पे फाइनेंशियल हब बना सकता है, और कई देश बना सकते हैं। इस बात को हमें समझना। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों? स्थिति यही है कि जो आज तक बात हम कर रहे थे, स्टेबिलिटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जिस पे जो बना था, जो दुबई का आधार था, ये तीनों के तीनों आधार अब हिल गए। तो दुबई का क्या होगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि जो ग्लोबल सिटी का सपना दुबई ने देखा था, आज ये सबसे बड़ी वीकनेस इसकी पोजीशन बन गई। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, आपको फिजिकल लोकेशन की जरूरत नहीं। और जैसा मैंने कहा कि 2 ही जो एजेंडा थे दुबई के, कि टैक्स बचाना है तो यहां आ जाओ, और 2 नंबर का काम करना है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है तो यहां आ जाओ। ये जितने संसाधन थे, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, ये सब टैक्स बचाना और मनी लॉन्ड्रिंग को मैनेज करने का ही इकोसिस्टम था जो दुबई में डेवलप हुआ था। और टूरिज्म एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज था, क्योंकि जब लोग आ ही रहे हैं तो थोड़ा और उनकी जेब से निकाला जाए। तो टूरिज्म, आर्टिफिशियल टूरिज्म उन्होंने डेवलप किया। लेकिन जब खाना नहीं है, सेफ्टी नहीं है, पानी नहीं है,
24 घंटे आप मिसाइल के साए में जी रहे हो, कब कहां क्या पंगा हो जाए। और सबसे बड़ी बात, आप सुन्नी बहुल हो, वो शिया बहुल है, पिछले 1400 साल से आपकी बनी नहीं, आगे क्या बनेगी, ये अपने आप में एक सवाल है। तो मुद्दे कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखते हैं। वो मेरा तो ये मानना है कि दुबई की सरकार पूरी कोशिश करेगी दुनिया को कंफर्ट देने की कि आप टेंशन मत लो, ये जो ईरान के साथ हुआ ये शॉर्ट टर्म था, अब हम ईरान के साथ दोस्ती करेंगे, आप बस यहां आते रहो। लेकिन क्या दुनिया भरोसा करेगी, अब ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या दुबई की जो चमक है वो खत्म हो रही है या बनी रहेगी? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।